अस्सलाम वालेकुम। EDU 402 फाइनल टर्म प्रिपरेशन। आज हम सब्जेक्टिव पार्ट करेंगे और पहले मैं इसका MCQs बेस भी उसका रिकॉर्ड कर चुकी हूँ। वीडियो आपको अवेलेबल है यूट्यूब पे मेरे चैनल पे। तो मैंने ये क्वेश्चंस लिए कहाँ से हैं, पहले मैं आपको सोर्स बता दूँ। ये मैंने क्वेश्चंस यहाँ से लिए हैं, ठीक है। एक सेकेंड। ये सिर्फ क्वेश्चंस थे, किसी किसी का आंसर था, किसी का नहीं था। फिर मैंने इनको थॉरली इनको सॉल्व किया GPT से, और फिर इजी लैंग्वेज में, और फिर एक फ़ाइल क्रिएट की ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो, ठीक है। और ये क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है, और ये पास पेपर ज़्यादा प्रीवियस भी नहीं है, अभी 2020 से लेकर 2024 तक हैं ये क्वेश्चंस आ चुके हैं। तो ये आप करेंगे और ये ज़रूर इंशाल्लाह एग्जाम्स में आपके आएंगे, आपका सब्जेक्टिव पार्ट इजीली क्लियर हो जाएगा। हम डीपली स्टडी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। व्हाट आर द इंटीग्रेटिव नीड्स। आप क्वेश्चन पे पहले फोकस करें। देखिए, नीड्स बेसिकली होती क्या है, हमारे पास नीड्स होती हैं रिक्वायरमेंट्स। जहाँ पे भी नीड्स की बात आए ना, तो समझ लें कि वो आपके पास रिक्वायरमेंट्स हैं। फिर इंटीग्रेटिव का क्या मतलब है, मीन्स और छोटे छोटे दो कंपोनेंट्स हैं, आप उनको मैच कर दें, मिला दें। फॉर एग्जाम्पल दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, मतलब आपने इंटीग्रेट कर दिया। अब इंटीग्रेटिव नीड्स क्या होंगी आपके पास, रेफरेंस टू द रिक्वायरमेंट्स दैट प्रोमोट द यूनिटी एंड इंटरकनेक्टेड नेस अमंग द वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ लर्निंग। मीन्स लर्निंग के जो डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं उनको हम कंबाइन कर दें, तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, इंटीग्रेटिव नीड्स बन जाएंगी। इनेबलिंग द स्टूडेंट टू इंटीग्रेट द नॉलेज स्किल्स। स्टूडेंट को हमने इनेबल करना है। देखो कि मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, एग्जांपल से समझाती हूँ आपको। स्टूडेंट का एक सब्जेक्ट है मैथ्स। आई एम सॉरी। मैथ्स में उन्होंने ना 4 ऑपरेशंस बेसिकली पढ़े, जिसमें डिवीजन हो गया, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। अब ये जो 4 ऑपरेशंस हैं, रियल लाइफ में भी यूज़ उनको आने चाहिए, करने आने चाहिए। वो फिजिक्स में फार्मूलाज में भी यूज़ कर सकते हैं, वो स्टैटिक्स के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से उन्होंने डिफरेंट एस्पेक्ट्स जो थे उसको इंटीग्रेट कर दिया। तो ये बेसिकली इस क्वेश्चन में उसी हवाले से बात हो रही है, ठीक है। बाकी आप इसको अपने लफ्ज़ों में भी बना के लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, डिफरेंस बिटवीन द डिडक्टिव एंड इंडक्टिव थिंकिंग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जितने भी सब्जेक्ट्स में मैंने इन टर्म्स को देखा है ना, ये वीयू के काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स में ये टर्म्स यूज़ होती हैं, सिर्फ इसमें नहीं हो रही। देखिए, डिडक्टिव रीजनिंग भी होता है, इंडक्टिव रीजनिंग भी होता है, डिडक्टिव लर्निंग भी होता है, इंडक्टिव लर्निंग भी होता है। अब यहाँ पे बात हो रही है डिडक्टिव थिंकिंग की, दोनों थिंकिंग, सोच की बात हो रही है। अब देखिए, डिडक्टिव थिंकिंग आपके पास क्या होती है, मूव्स फ्रॉम जनरल प्रिंसिपल्स टू द स्पेसिफिक कंक्लूजन्स। एक बात आपने बस ये लाइन याद रख लेनी है कि इसमें जो हमारे थॉट्स होते हैं ना, वो मूव कर जाते हैं जनरल प्रिंसिपल टू स्पेसिफिक कंक्लूजन, कोई एक खास नतीजे पर। इसके अलावा जो इंडक्टिव होती है, मूव्स फ्रॉम द स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशंस टू द ब्रॉडर जनरलाइजेशन एंड थ्योरीज, तो ये आपके पास इंडक्टिव होती है, ठीक है। दोनों का डिफरेंस समझ में आ गया। मज़ीद आप इसको फिर अलग से भी सर्च करके लिख सकते हैं, पॉइंट्स बना लें, या फिर आप अभी भी स्क्रीनशॉट लेते जाएं तो आपके पास नोट्स बन जाएंगे। ब्रीफ नोट ऑन द स्मॉल स्कूल्स स्टेप्स इन द करिकुलम डेवलपमेंट। अब देखें, स्मॉल स्कूल स्टेप्स इन करिकुलम डेवलपमेंट, इस पे हमने नोट लिखना है। देखिए, स्मॉल स्कूल जो होते हैं ना, वो किन पहले पहले बेसिक जो उनके स्टेप्स लेते हैं ना, वो किन चीज़ों पे फोकस करते हैं। एक सबसे पहले तो वो आइडेंटिफाई करते हैं लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को बेस्ड ऑन स्टूडेंट नीड्स पर। मीन्स कि वो पहले ये पता लगाते हैं कि हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, हमने सिखाना क्या है बच्चों को, ज़रूरत क्या है बच्चों को क्या सीखने की ज़रूरत है, इन शॉर्ट ये कह लें। दूसरे अल्फाज में भी इसको आप लिख सकते हैं, प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग द कंटेंट एंड लर्निंग द एक्सपीरियंसेस। दूसरा पॉइंट उनका क्या बता रहे हैं, प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग द कंटेंट। जो कंटेंट उन्होंने पढ़ाना है उसको प्लान करना, उसको ऑर्गेनाइज करना, नेक्स्ट फिर उसको इम्प्लीमेंट करना। फिर लास्ट में क्या होगी, असेसिंग आउटकम्स के, उसका रिजल्ट क्या निकल रहा है, टू इवेल्यूएट द इफेक्टिवनेस एंड रिवाइज द कंटेंट एज नीडेड, कि ये इफेक्टिव भी है, उसको इवेल्यूएट करना फिर, या फिर इसको रिवाइज करवाना, उस जो भी उन्होंने प्लान किया, स्टेप्स बनाए। फिर से मैं रिमाइंड करवा दूँ, फर्स्ट स्टेप में आइडेंटिफाई करना ऑब्जेक्टिव्स को, सेकंड स्टेप में प्लान करना और ऑर्गेनाइज करना, थर्ड स्टेप में उसको इम्प्लीमेंट करना, और फोर्थ में उसको असेस करना। सिंपल जो हमारी रूटीन होती है ना स्टडी की, वो भी ऐसे ही होती है अगर फोकस करें तो। असेसमेंट मीन के टेस्ट वगैरह। अकॉर्डिंग टू द टेलर्स मॉडल, व्हाट इज़ द गोल ऑफ द एजुकेशन। टेलर्स मॉडल के मुताबिक हमारे पास एजुकेशन का गोल क्या है, मकसद क्या है, ठीक है। अब उसके मुताबिक द गोल ऑफ द एजुकेशन इज़ टू डेवलप द learners abilities and skills to meet the societal and personal needs, focusing on the behavioral changes and measurable outcomes। अब उनके कहने का क्या मतलब है कि एजुकेशन का मतलब ये है कि बच्चों के अंदर या स्टूडेंट्स के अंदर
या लर्नर्स के अंदर ऐसी एबिलिटीज़ और स्किल्स को डेवलप करना ताकि वो सोसाइटल और जो पर्सनल नीड्स हैं उसको फुलफिल कर सकें, ठीक है, उसकी उसको मीट कर सकें, उन नीड्स को मीट कर सकें कि हमारे जो सोसाइटी में है ज़रूरत जिन चीज़ों की, उसके अकॉर्डिंग ही उनकी एजुकेशन हो, उनकी लर्निंग हो और उसकी इम्प्रूवमेंट हो। फोकसिंग ऑन बिहेवियरल चेंजेस एंड मेजरेबल आउटकम्स, ये भी आप उसी में आता है। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ द सोर्स प्लान? अब सोर्स प्लान का पर्पस क्या है आपके पास? सोर्स प्लान, इसके रिलेटेड एमसीक्यू भी था। अ सोर्स प्लान हेल्प्स in identifying and organizing the resources required for the curriculum implementation, including the textbook, teaching materials and evaluation tools, ठीक है। अब ये सारी चीज़ उसमें आ गई। नेक्स्ट आपके पास है व्हाट आर द वेज ऑफ कीपिंग द रिकॉर्ड्स। रिकॉर्ड जिसको उर्दू में बोलते हैं, रिकॉर्ड रखने के कौन से तरीके हैं? अब वैसे खुद से सोचें क्या इसके वेज हो सकते हैं बेसिकली, ठीक है। नंबर वन आपके पास है स्टूडेंट पोर्टफोलियोज। नंबर टू पे आपके आता है अटेंडेंस रजिस्टर्स, प्रोग्रेस रिपोर्ट्स, ग्रेड बुक्स, और ये सारी टीचर की तरफ से हो रही हैं, ठीक है, ये स्टूडेंट की तरफ से नहीं है, टीचर्स की तरफ से है। स्टूडेंट पोर्टफोलियोज, अटेंडेंस रजिस्टर्स, प्रोग्रेस रिपोर्ट्स, ग्रेड बुक्स, डिजिटल डेटाबेस फॉर ट्रैकिंग द परफॉर्मेंस एंड फीडबैक, ठीक है, ये सारी चीज़ें उसी में आ गई हैं। उसकी क्वेश्चन था हमारे पास कीपिंग द रिकॉर्ड्स, रिकॉर्ड रखने के लिए। सिंपल अगर ना भी पढ़ा होता तो आप ये कर लेते। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास है प्रोसीजर फॉर कंडक्टिंग इन्वेस्टिगेशंस अबाउट द स्टूडेंट नीड्स। देखिए इन कौन सा तरीकाकार होगा फॉर कंडक्टिंग द इन्वेस्टिगेशन अबाउट द स्टूडेंट नीड्स, स्टूडेंट्स की क्यों क्या ज़रूरत है वो हम कैसे इन्वेस्टिगेट कर पाएंगे। सोचें ज़रा क्वेश्चन के बारे में। देखिए पहला स्टेप हम क्या लेंगे, सर्वे एंड क्वेश्चनरीज टू गैदर द फीडबैक। स्टूडेंट्स से ही उनका सर्वे, जैसे हमारे पास अभी LMS लॉगिन करते हैं ना जैसे, तो उसमें एक सर्वे वाला फॉर्म आता है ना, सब्जेक्ट का कोड लिखा होता है, फिर उसके सर्वे आया होता है कि गुड है, अच्छा है, बैड है, ये जो भी वो होता है, उसको फीडबैक कह लें। इंटरव्यूज़ एंड ग्रुप डिस्कशन विद द स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, जिसको वाज दफ़ा PTM पे हो रहा होता है ये स्कूल्स के अंदर, पेरेंट्स टीचर मीटिंग में। ऑब्जर्वेशंस ऑफ स्टूडेंट्स बिहेवियर एंड परफॉर्मेंस, उसमें ये चीज़ें भी हो रही होती हैं। डेटा एनालिसिस, एकेडमिक एंड अचीवमेंट्स एंड चैलेंजेस, तो ये सारे पॉइंट्स आते हैं प्रोसीजर्स फॉर द कंडक्टिंग द इन्वेस्टिगेशन अबाउट द स्टूडेंट नीड्स। क्लियर होगा ये क्वेश्चन? किसी और हवाले से भी आएगा तो आई एम श्योर आप लिख पाएंगे। ओके, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एलीज यूजफुल इन गेनिंग द ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एलीज हमने बतानी है। रेलिवेंस टू द लर्नर्स इंटरेस्ट एंड नीड्स, उनसे रेलिवेंट होना चाहिए। अपॉर्चुनिटीज़ फॉर द एक्टिव इंगेजमेंट, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग, रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस एंड एक्सपीरियंस, फ्लेक्सिबिलिटी एंड अडॉप्टेशन बेस्ड ऑन द आउटकम्स। ये जो फाइल है ना काफ़ी अच्छी अब बन गई है आपके पास, अगर आपको मिल जाती है देन आपने इसको अच्छे तरीके से प्रिपेयर करके जाना है। बहुत ईजी वर्डिंग में आंसर्स लिखे हुए हैं, सिंपल पढ़ने से भी आपको समझ आ रहे होंगे। प्राइमरी फंक्शंस ऑफ द इवेल्युएशन, इवेल्युएशन का प्राइमरी फंक्शन क्या होगा? इवेल्युएट करना किसी चीज़ को, उसका प्राइमरी बेसिक पहला पहला फंक्शन क्या होगा? द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द इवेल्युएशन इज द असेस टू इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग मेथड्स, करिकुलम डिज़ाइन एंड स्टूडेंट लर्निंग, इंश्योरिंग द ऑब्जेक्टिव्स आर मीट। वही बात रिपीट हो रही है कि उसका मकसद क्या है इवेल्युएशन का, चेक करना कि टीचिंग मेथड इफेक्टिव है या नहीं, स्टूडेंट की लर्निंग हो रही है या नहीं हो रही, या जो भी हमने ऑब्जेक्टिव सेट किए थे, जो हमने एक्टिविटीज स्टेप्स लिए हैं पहले पहले, क्या वो उन ऑब्जेक्टिव्स को मीट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, या फिर हमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। तो ये सारे उसमें वैसे तो प्राइमरी पूछा है लेकिन वो सारी बात उस प्राइमरी फंक्शन के अंदर आ रही है इवेल्यूएशन की। ओके, प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग द एलीज करिकुलम। अच्छा, इसके अंदर क्या क्या स्टेप्स आएंगे? एक तो डिफाइनिंग द लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, पहले सबसे पहले उसको डिफाइन करना। Selecting the appropriate teaching strategies and activities. थर्ड स्टेप है ऑर्गेनाइजिंग द कंटेंट इन द लॉजिकल सीक्वेंस, कंटेंट को सीक्वेंस भी देनी है हमने। ऐसे नहीं कि कभी कोई कंटेंट पढ़ा दिया कभी कोई चीज़ पढ़ा दी, उसकी एक सीक्वेंस के साथ स्टेप्स के साथ, मीन्स कि जो चीज़ आप बच्चों को पहले समझाना चाहते हैं वो बाद में समझाएं तो फिर क्या फ़ायदा, एक सीरीज़ बना दें, एक स्टेप्स बना दें, ठीक है। एलोकेटिंग द टाइम एंड रिसोर्सेज इफेक्टिवली, टाइम को कैसे यूज़ करना है हमने, रिसोर्सेज को कैसे यूज़ करना है। इनकॉपरेटिंग असेसमेंट मेथड्स टू ट्रैक द प्रोग्रेस, जो भी हम खुद एक्सपीरियंस कर रहे हैं ना रियल लाइफ में अपनी स्टडीज़ में, वो सारे पॉइंट्स यहाँ पे आप लिख सकते हैं अगर क्वेश्चन की आपको समझ में आ जाए तो, ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ साइकोलॉजी इन लर्निंग,
अब साइकोलॉजी की क्या इंपॉर्टेंस है? अब अंडरस्टैंड साइकोलॉजी बेसिकली होता क्या है? स्टडी ऑफ माइंड होता है ना, माइंड सेट या थॉट्स वगैरह, इससे रिलेटेड होता है साइकोलॉजी। अंडरस्टैंड लर्निंग बिहेवियर्स एंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट, डिजाइन इफेक्टिव टीचिंग स्ट्रेटजीज, एड्रेस द इंडिविजुअल्स डिफरेंसेस, मोटिवेट द लर्नर्स टू इम्प्रूव द रिटेंशन। अच्छा, इसकी अगर याद रखने वाली बात मैं आपको बताऊं कि कुछ स्टूडेंट्स होते हैं ना, उनकी जो मीन्स के बहुत इनोसेंट से होते हैं, फिर उनकी थोड़ी सी तारीफ़ करनी पड़ती है टीचर्स को, उनको इनकरेज करने के लिए अप्रिशिएट करना पड़ता है। मीन्स हम जैसे छोटे बच्चों को पढ़ाने में क्लासरूम में क्लैपिंग करवा देते हैं, तो इस वजह से तो ये साइकोलॉजी इन लर्निंग भी होता है। ये साइकोलॉजी की भी इंपॉर्टेंस है लर्निंग में, ये सीखने में काफ़ी हेल्पफुल है साइकोलॉजी। अगर हमें स्टूडेंट की साइकी समझ में आ जाए ना, तो उसको पढ़ाना ज़्यादा आसान हो जाता है एज़ कम्पेयर टू कि स्टूडेंट को हम समझे ही ना, बस ऐसे सबको इक्वल रखते आए, ऐसा नहीं होता। नेक्स्ट आपके पास है एजुकेशनल एक्सपीरियंसेस फॉर द स्टूडेंट्स। एजुकेशनल एक्सपीरियंस फॉर द स्टूडेंट्स, आंसर पे चलते हैं, फिर समझ में आएगी। अ लर्नर कैन प्रोवाइड द एक्सपीरियंसेस थ्रू peer tutoring, collaborative activities and project based learning, enabling the deeper understanding, problem solving and skill। अच्छा, लर्नर जो है सीखने वाला, वो कैसे अपना एक्सपीरियंस प्रोवाइड कर सकता है कि वो भी लेक्चर्स लेने से, कोलैबोरेटिव एक्टिविटीज से, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग से एंड इनेबलिंग द डीपर अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है टेलर मॉडल इन करिकुलम डेवलपमेंट। अब रिपीट हो रहा है। टेलर मॉडल बेसिकली है क्या, उसके अंदर क्या चीज़ें आती हैं? एक तो आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्टिव्स, सिलेक्टिंग द मीनिंगफुल लर्निंग एक्सपीरियंस, ऑर्गेनाइजिंग द एक्सपीरियंस एंड इवेल्युएटिंग वेदर द ऑब्जेक्टिव्स आर अचीव्ड। अब फोकस करें, जब भी आपसे कोई आप स्टेप्स की बात हो रही है ना, उसमें पहले पहले आपके पास आइडेंटिफिकेशन का आ रहा है, दूसरा उसको ऑर्गेनाइज करने की बात हो रही है, तीसरा स्टेप क्या होता है इम्प्लीमेंट करना, और चौथा स्टेप क्या होता है उसको टेस्ट करना, इवेल्युएट करना। अगर हम वैसे ही कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करें ना, तो यही 4 से 5 बेसिक स्टेप्स लेते हैं। इसको बाज़ दफ़ा हम एक मॉडल है उसका नेम भी देते हैं, वाटरफॉल मॉडल का नेम दे देते हैं। उसमें प्रोजेक्ट्स की बात करी थी मैं। चलें नेक्स्ट पे चलते हैं, नीड्स ऑफ द इवेल्युएशन इन एलीज। इवेल्युएशन की क्या ज़रूरत है एलीज के अंदर? अच्छा, अलाइनमेंट विद ऑब्जेक्टिव्स, इफेक्टिवनेस इन अचीवमेंट आउटकम्स, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, एडजस्टमेंट फॉर इम्प्रूवमेंट एंड कंटिन्यूस लर्निंग इनहेंस। ये सारे पॉइंट्स इसके अंदर आ जाते हैं नीड्स ऑफ इवेल्युएटिंग इन एलीज। ठीक है, फैक्टर्स फॉर द करिकुलम रिवीजन। करिकुलम मीन्स आप सिलेबस ही समझ लें यहाँ पे शॉर्ट टर्म। ठीक है, और फैक्टर्स क्या होंगे उस फॉर द करिकुलम रिवीजन के लिए? क्या फैक्टर्स होंगे? चेंजेस इन द सोसाइटल नीड्स एंड वैल्यूज, एडवांस इन टेक्नोलॉजी एंड नॉलेज, फीडबैक फ्रॉम द स्टेक होल्डर्स, टीचर्स और स्टूडेंट्स। यहाँ पे बात आएगी स्टेक होल्डर्स में, ये चीज़ें आएंगी क्योंकि हम एकेडमिक बात कर रहे हैं ना, टीचिंग हमारा जो है सब्जेक्ट है। परफॉर्मेंस असेसमेंट रिजल्ट्स, अवेलेबिलिटी ऑफ द रिसोर्सेज एंड मटेरियल्स। नेक्स्ट आपके पास है व्हाट इज़ द इंटीग्रेटिव नीड्स, हमने पढ़ा है, रिपीटिव है। डिफरेंस बिटवीन द इन द सॉरी रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चंस, मैं नेक्स्ट पे चलती हूँ। ये भी पढ़ा है हमने। गोल एजुकेशन, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ द सोर्स प्लान, ये भी पढ़ा है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एलिज, एक सेकेंड, न्यू क्वेश्चंस पे चलते हैं हम। तब तक के लिए आप एक काम कर लें, सब्सक्राइब। हाँ, यहाँ पे न्यू क्वेश्चंस अब आ रहे हैं। What are the levels for the analyzing the CL? CL means के curriculum learning. The levels of analyzing the curriculum learning are macro level, meso level and micro level. एक मैक्रो तो बड़ा हो गया ना, माइक्रो सबसे स्मॉलेस्ट हो गया, मीज़ो उसका जो मीडियम साइज़ होगा वो मीज़ो होगा। अच्छा, वैसे हम इसको पढ़ते हैं कि एनालाइजिंग क्या है। एनालाइजिंग का लफ्ज़ जहाँ पे भी यूज़ होना, आपने इसको आंखें बंद करके आप लिख सकते हैं कि एक बिगेस्ट प्रॉब्लम है, उसको स्मॉलर उसके सेट्स बना दिए या पार्ट्स बना दिए हैं, डिवाइड करना और फिर उसको सॉल्व करना, ये इसका मतलब है एनालाइज किया हमने। ठीक है, और द 3 लेवल्स ऑफ एनालाइजिंग करिकुलम आर मैक्रो लेवल, एग्जामिन द ओवरऑल करिकुलम। मैक्रो नाम से जाहिर है, मैक्रो मीन बिगेस्ट। ठीक है, गोल एंड देयर अलाइनमेंट विद द एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स। मीजो मीन फोकसेस ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ द कोर्सेज, मॉड्यूल्स एंड यूनिट्स विद इन द करिकुलम। करिकुलम के अंदर जो चीज़ें हैं ना, उस पर फोकस करेगा। माइक्रो मीन एलाइज द डेली लेसन प्लान, बिल्कुल स्मॉलेस्ट कैटेगरी आ गई कि डेली हमने क्या पढ़ाना है, उस पर फोकस करेगा, एक्टिविटीज़ के ऊपर। ठीक है, करिकुलम लर्निंग को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है, मैक्रो, मीजो एंड माइक्रो। नेक्स्ट आपके पास है व्हाट इज़ एन एटीट्यूड। एटीट्यूड एमसीक्यूज में भी आता है, इसका जो है इससे रिलेटेड एमसीक्यू एक था,
एन एटीट्यूड इज टेंडेंसी टू रिएक्ट इन अ पर्टिकुलर वे, ठीक है। और सेम यही टर्म थी और उसका आंसर था एटीट्यूड। इवन थ्रो द एक्चुअल रिएक्शन डज नॉट नेसेसरी अकर। और नेक्स्ट आपके पास है व्हाट टाइप्स ऑफ द एविडेंस कैन बी कलेक्टेड थ्रू द इंटरव्यू। इंटरव्यू से हम कौन कौन से एविडेंस कलेक्ट करते हैं? पर्सनल एक्सपीरियंसेस एंड ओपिनियंस, ऑब्जर्वेशन एंड बिहेवियर एटीट्यूड, सोशल एंड कल्चरल इंसाइट्स, फीडबैक। वैसे बेसिकली जो एमसीक्यू में मैंने आपको पढ़ाया था ना कि उसमें जो एविडेंस की ज़रूरत किस चीज़ में पड़ती है, उसका आंसर था इंटरव्यू। उसमें ऐसे था कि जैसे टीचर्स हमसे प्रोजेक्ट बनवाते हैं ना, 3 असाइनमेंट्स होती हैं, पहली रिक्वायरमेंट वाली, दूसरी डिज़ाइन वाली, लास्ट वाली, थर्ड वाली प्रोटोटाइप वाली, लास्ट में होता है कि ना एप्लीकेशन को रन करना। उसके बाद रख देते हैं वाइवा। वाइवा इसलिए होता है ताकि वो टीचर हमें चेक करते हैं, सुपरवाइज़र, कि इस स्टूडेंट ने खुद बनाया है ये प्रोजेक्ट या किसी और से बनवा के आया है। एक बेसिकली एक तो एक ये हमें सबूत उनको मिलता है इंटरव्यू से, ठीक है, एविडेंस मिलता है उनको। सेकेंडली वो पर्सनैलिटी भी चेक करते हैं कि पर्सनली बंदा किस तरह से है। और भी बहुत सारे फैक्टर्स और एस्पेक्ट्स होते हैं वो जो चेक करते हैं कि इसका कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे हैं, बात कैसे कर रहा है बंदा, ठीक है। सब कुछ उसके अंदर आता है। नेक्स्ट आपके पास है व्हाट इज़ द कम्युनिटी रिकॉर्ड। कम्युनिटी रिकॉर्ड क्या है? लास्ट में हमने क्वेश्चन पीछे पढ़ा था वो कुछ और तरह से था। उसमें था कि रिकॉर्ड कीपिंग कैसे रखें, कैसे करते हैं। यहाँ पे है कम्युनिटी रिकॉर्ड आपके पास क्या होता है? कम्युनिटी रिकॉर्ड रेफर्स टू द डॉक्यूमेंटेड डेटा। देखो रिकॉर्ड की बात आई ना तो आप समझ लें कि कोई भी हमने ना नोट बना लिया, नोट्स बना लिए। नोट्स मीन्स आपने डॉक्यूमेंट बना लिया है, ठीक है। डॉक्यूमेंट के अंदर जितना भी डेटा होगा वो उसके अंदर हम इंसर्ट करेंगे तो वो हमारे पास एक रिकॉर्ड बन जाएगा। अ कम्युनिटी रिकॉर्ड रेफर्स टू द डॉक्यूमेंटेड डेटा अबाउट चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट्स। मोर्टेलिटी मेरे ख्याल में डेथ रेट को कहते हैं ना। एक सेकंड में सर्च कर लूँ। टाइम तो लगेगा लेकिन प्रिपरेशन में टाइम तो लगता है, ये ऑब्वियस सी बात है। यस, बिल्कुल ठीक थी मैं। अच्छा, फ्रीक्वेंसी ऑफ द डिजीज़ एंड हेल्थ कंडीशन, सोशल डेटा लाइक लिटरेसी रेट्स, मीन्स पढ़े लिखे होने का जो रेट है कितना है, एम्प्लॉयमेंट स्टेटिक्स कितने हैं और डेमोग्राफिक डिटेल्स कितनी है। तो ये जैसे अभी हमारे जो रिसेंटली इमरान खान की गवर्नमेंट थी तो वो कहते थे कि हमें सबका रिकॉर्ड होना चाहिए, एटलीस्ट हमें पता तो हो कि कितने लोग एजुकेटेड हैं, कितने अनएजुकेटेड हैं, अनएम्प्लॉयड हैं। तो वो इस हवाले से, ठीक है। Define the Gestalt theory. Gestalt theory emphasizes the learning is the holistic process where the mind. अब holistic process हमारे पास क्या होता है, इसको सर्च करके मैं देख लूँ, एक मिनट, एक सेकेंड, एक सेकेंड। अगर ऐसे ही पढ़ लेंगे फिर पता नहीं चलेगा ना क्या पढ़ा हमने। एन अप्रोच in psychology that focuses on understanding the human mind and behavior by looking at the things the whole rather than the breaking them डाउन इनटू द स्मॉलर पार्ट्स, ठीक है। ये आपके पास होलिस्टिक अप्रोच बेसिकली एक साइकोलॉजी की टर्म है जो कि फोकस करती है अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन माइंड एंड बिहेवियर। सिंपल, ठीक है। अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या था। अब ये थ्योरी जो है ना वो होलिस्टिक प्रोसेस को ही वैसे बेसिकली डिफाइन करती है। वेयर द माइंड, अच्छा आगे आ गया था वैसे हमने पढ़ लेते हैं। माइंड परसीव्स पैटर्न्स एंड रिलेशनशिप एज अ होल रेदर देन द इंडिविजुअल पार्ट्स। नेक्स्ट आपके पास है, इसको एज इट इज़ ही याद करना है क्योंकि थ्योरी जो होती है ना वो फिर वही बात हमने डिस्क्राइब करनी होती है कि उसने क्या कहा था। राइट डाउन द स्टेप्स ऑफ द इवैल्यूएशन प्रोसेस। इवैल्यूएशन प्रोसेस के स्टेप्स पढ़े हमने। व्हाट इज़ द डिमांड ऑफ द स्कूल प्रोग्राम ऑफ द करिकुलम रिकंस्ट्रक्शन। डिमांड ऑफ स्कूल प्रोग्राम ऑफ करिकुलम रिकंस्ट्रक्शन, निसाब जो है हमारे पास, सिलेबस जो है उसकी रिकंस्ट्रक्शन करनी है। तो ये हमारे पास क्या है, द डिमांड इज़ टू इंश्योर द करिकुलम मीट्स द सोशल नीड्स। अच्छा, अब डिमांड की ज़रूरत क्यों पड़ी है? ताकि हमने चेक करना है कि जो हमने ऑब्जेक्टिव सेट किए थे वो सोशल सोसाइटल नीड्स को मीट करें या नहीं करें। मीन्स प्रैक्टिकल नॉलेज बच्चों में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बाय incorporating the practical knowledge, critical thinking and problem solving skills that prepare the students for the real world challenges. हाउ डज़ द लर्निंग टेक प्लेस। लर्निंग होती कैसे है? मुख्तलिफ़ तरीक़ों से होती है। ऐसा नहीं है कि जो स्कूल में जाते हैं सिर्फ उसी की लर्निंग होती है, ज़रूरी नहीं है। देखो जो अनएजुकेटेड होते हैं ना उनकी भी लर्निंग होती है। जैसे सोशल मीडिया, आप मोबाइल तो यूज़ करते हैं ना, उसमें कोई मीन्स क्या, जैसे पॉडकास्ट होती है, बड़े बड़े फिलोसफर स्कॉलर्स बैठे होते हैं, वो जो वहाँ से जो लर्निंग होगी वो भी तो उसमें आएगी ना, लर्निंग में ही आएगी ना, वहाँ से जो सीखेंगे। अच्छा,
वैसे लर्निंग के क्या हमारे पास होती कैसे है, इंटरेक्शन से होती है। इंगेजिंग, इंटरेक्शन का मतलब इंगेजिंग विद इन्वायरमेंट। और ऑब्जर्वेशन क्या होता है, खुद ऑब्जर्व करना, वॉचिंग एंड इमिटेटिंग अदर्स एंड प्रैक्टिस रिपीटेशन एंड रेनफोर्समेंट। रिफ्लेक्शन क्या होता है कि एनालाइजिंग द एक्सपीरियंस एंड फीडबैक, किसी और बंदे को एक्सपीरियंस करना कि उसके साथ क्या हुआ था, तो उससे भी आपकी लर्निंग होती है, ठीक है। या अपने साथ भी, खुद से भी हो सकता है, सेल्फ लर्निंग भी होती है। नेक्स्ट आपके पास है व्हाट आर द क्राइटेरिया अगेंस्ट विच वी चेक आवर एलीज। और कितनी फाइल रह गई है, एक सेकेंड, अजानें होने लगी हैं असर की। अच्छा ये क्वेश्चंस है बाकी, सेम सेम आ रहे हैं, इसको आप खुद देख लें, ठीक है। मैं ना अब वीडियो क्लोज करने लगी हूँ। आपने अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना है, बड़ी ही अमेजिंग आपको आपके लिए ये वीडियो रहेगी। आई एम श्योर कि आपको हेल्प मिलेगी इससे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड लक फॉर योर एग्ज़ाम्स। अल्लाह हाफ़िज़।